दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि किसी इंसान का दांत खराब हो जाए या किसी अन्य कारण से दांत टूट जाए तो उस इंसान को सोने का दांत ही क्यों लगाया जाता है, चांदी या लोहे का क्यों नहीं। दरअसल सोने का दांत लगाने के पीछे का कोई विशेष कारण किसी को नहीं पता, बल्कि एक तरह की परंपरा है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में सोने का दांत इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर जरूर रहा है, इसलिए कभी किसी ने इस परंपरा को बदलने की भी नहीं सोची। सोने की जगह यदि लोहे का दांत लगाया जाए तो आपके सफ़ेद दांतों के बीच एक काले रंग का दांत बड़ा बुरा लगेगा। साथ ही लोहा जंग भी खा जाता है। चांदी भी सोने की तुलना में जल्दी मैली होती देखी गई है। सोने की एक और अनोखी खासियत है, भले ही सोना चांदी और लोहे आदि के मुकाबले में मुलायम धातु हो, किंतु चबाने के लिहाज से ये अन्य धातुओं की तुलना में कहीं अधिक प्रेशर झेल सकता है। यही वजह है कि जब जर्मनी के मेसवाइलर नेशनल पार्क में रहने वाली कायरा नामक एक भारतीय बंगाल टाइगर का अचानक से एक दांत टूट गया तो इस बाघिन को भी सोने का दांत ही लगाया गया। दरअसल वर्ष 2019 में कायरा किसी मजबूत खिलौने के साथ खेल रही थी। इस खिलौने को चबाने के कारण ही इस बेचारी का एक कैनाइन दांत टूट गया, जिसके उपरांत करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद कायरा के टूटे दांत को सोने के एक नए दांत के साथ बदल दिया गया। चलिए, ये बात तो रही सोने के दांत और उसके महत्व की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांत टूटा हुआ कोई बाघ मनुष्यों के लिए दांतों वाले बाघ से कहीं अधिक खतरनाक होता है। इसलिए यदि आप कहीं जंगल में घूमने का मन बना रहे हैं और आपको पता चले कि उस जंगल में कोई ऐसा बाघ रहता है जिसका कोई दांत टूटा हुआ है, तो आपको अपने घूमने का प्रोग्राम तुरंत रद्द कर देना चाहिए। भला क्यों? चलिए साथ मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आप जंगली जानवरों और बाघों के बारे में जानने के थोड़े से भी इच्छुक हैं तो आपने जिम कॉर्बेट साहब का नाम जरूर सुना होगा। बाघों और जंगल से जुड़े जितने भी खोजी व्यक्ति दुनिया भर में हुए हैं, जिम कॉर्बेट का सम्मान उनमें सबसे अधिक है। शायद आपको यकीन ना हो, किंतु बाघों के व्यवहार के संबंध में आज हम जो भी जानकारी रखते हैं वो तमाम जानकारी कॉर्बेट साहब द्वारा बाघों के जीवन पर करे गए शोधों पर ही आधारित है। लेकिन ये भी सच है कि बाघों से लगाव रखने से पहले के समय तक जिम कॉर्बेट बाघों के माहिर शिकारी के तौर पर जाने जाते थे। शायद जितने बाघों की जानें उनकी बंदूकों ने ली, उतनी किसी अन्य शिकारी ने नहीं ली। लेकिन बाघों का शिकार करते करते उन्हें कुछ ऐसा एहसास होने लगा जिससे बाघों के प्रति उनका नज़रिया बदल गया। जब भी कोई बाघ आदमखोर हो जाता, यानी इंसानों का शिकार करने लगता, तो उस बाघ को मारने के लिए जिम कॉर्बेट साहब को ही आमंत्रित किया जाता। लेकिन जिम कॉर्बेट ने यह पाया कि जिस किसी भी आदमखोर बाघ को उन्होंने मारा, उस बाघ के पैरों, जबड़े या दांतों के साथ कोई ना कोई समस्या अवश्य मिलती। विशेषकर वर्ष 1907 में उनके द्वारा किया गया चंपावत नामक उस बाघिन का शिकार, जिस बाघिन के बारे में ये माना जाता था कि वो 400 से अधिक इंसानों को अपना निवाला बना चुकी थी। जब जिम कॉर्बेट ने बाघिन का शिकार किया तो पाया कि इस आदमखोर बाघिन के जबड़े के एक तरफ के कई दांत टूटे हुए थे और जबड़ा भी टेढ़ा हो रखा था। जिम कॉर्बेट ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और जानकारी बटोरी तो उन्हें पता चला कि ये बाघिन पहले आदमखोर नहीं थी, बल्कि किसी इंसान ने इस बाघिन का ही शिकार करने की कोशिश के चलते इस पर गोली चला दी थी। वो गोली इस बाघिन के जबड़े पर जाकर लगी और उसके बाद ये बाघिन आदमखोर बन गई। वास्तव में जबड़ा और दांत किसी भी शिकारी जानवर का सबसे प्रमुख हथियार होते हैं। बाघों के शिकारों में बड़े जानवर शामिल हैं और इन बड़े जानवरों का शिकार करना कोई आसान काम नहीं होता। इन सभी जानवरों को अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई हथियार प्रकृति ने जरूर दिया है। किसी के पास जोरदार ताकत है तो किसी के पास बेहद नुकीले सींग। यानी इन जानवरों का वही बाघ शिकार कर सकता है जो बाघ बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर हो। कोई जबड़ा और दांत टूटा हुआ बाघ कभी किसी मजबूत और शक्तिशाली जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा। ऐसे में दांत को तुड़ा चुका वो बाघ कमजोर शिकार को तलाशता है। भूख से व्याकुल हो चुका बाघ हर चलती फिरती वस्तु को खाने की सोचता है। इसी वजह से वो इंसानों पर भी हमला कर बैठता है। भले ही इंसान बाघों का प्राकृतिक शिकार ना हो, लेकिन मरता क्या ना करता। भूख किसी भी जानवर से कुछ भी करा सकती है और जब दांत टूटा हुआ वो बाघ इंसानों पर हमला करता है तो वो जान लेता है कि इंसान तो बेहद ही आसान शिकार हैं। दोस्तों, किसी बाघ और इंसान के मध्य में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एक इंसान जहां 70 किलो के आसपास ही भारी होता है, वहीं कोई बाघ 250 किलो तक भारी हो जाता है। बाघों के पास इंसानों की तुलना में करीब 8 से 10 गुना अधिक ताकत होती है। इंसानों की त्वचा बेहद ही मुलायम और कमजोर
कमज़ोर है। कुछ एक खेलों से जुड़े इंसानों की बात छोड़ दे तो हमें जंगली जानवरों की तरह लड़ना या मुकाबला करना भी नहीं आता और ना ही हम तेज़ दौड़ सकते हैं। यानी एक दांत टूटा या टांग टूटा हुआ बाघ भी आसानी से इंसानी शिकार कर सकता है। इसलिए ऐसे बाघ अक्सर आदमखोर बन जाया करते हैं। भले ही कोई टूटे दांतों वाला बाघ अन्य जंगली जानवरों के लिए कम घातक हो, किंतु यही बाघ अक्सर आदमखोर होते हैं। इसलिए इंसानों को हमेशा ऐसे बाघों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वास्तव में जंगल में राज केवल उसका चलता है जिसके पास ताकत है। बाघ एक ताकतवर जानवर है। हालांकि आज इंसानों के पास बंदूकों जैसे हथियारों की ताकत है जिनके दम पर हम बाघों के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन बगैर अपनी बंदूकों के हम बाघ का सामना नहीं कर सकते। जिस तरह से अपने हथियारों की ताकत के दम पर आज इंसानों ने सारी दुनिया में अपना राज कायम कर लिया है, ठीक उसी तरह से अपने प्राकृतिक हथियारों की ताकत के बल पर ही किसी समय बाघ ने भी भारतीय जंगलों पर राज किया था। वैज्ञानिक खोजें ये सिद्ध करती हैं कि बाघों की उत्पत्ति आज से करीब 12 लाख साल पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन के आसपास हुई थी। तेंदुओं को बाघों की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन जीव माना जाता है और चूंकि शेर तो केवल सूखे मैदानी इलाकों में ही पाए जाते हैं, इसलिए भारत के घने जंगलों में बाघों से पहले तेंदुओं का ही राज चलता होगा। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया से अपनी संख्या बढ़ाते ये बाघ ऊपर की तरफ रूस तो नीचे की ओर भारत में फैलने लगे। तेंदुए अधिक बड़े जीवों को नहीं मार सकते, जिस कारण भारत जैसे देश में बड़े घास खाने वाले जानवरों की संख्या अधिक रही होगी। ताकतवर बाघ इन जानवरों को अपना शिकार बना सकते थे, इसलिए बाघ भारत के माहौल में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए। बाघों ने तेंदुओं से उनके इलाके छीन लिए। आज भी आप अक्सर तेंदुओं को बाघों का शिकार बनते हुए देख सकते हैं। हालांकि बाघ तेंदुओं को खाना पसंद नहीं करते, वैसे भूख लगने पर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, किंतु बाघों द्वारा तेंदुओं को मार डालने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि मौका मिलने पर तेंदुए भी बाघों के छोटे शावकों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए अपने आसपास किसी तेंदुए को देखते ही बाघ उस तेंदुए की ओर घात लगाकर बढ़ते हैं और पकड़ में आते ही तेंदुए का काम तमाम कर डालते हैं। दोस्तों, वैसे भारत से भी अधिक भारी और तगड़े बाघ रूस के साइबेरिया में पाए जाते हैं। एक साइबेरिया बाघ आमतौर पर 11 फीट लंबा और 300 किलो से भी अधिक भारी हो जाने वाला बाघ है। जहां भारतीय बाघ पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं, वहीं साइबेरियन बाघों को बेहद ही ठंडे और बर्फीले इलाकों में रहते हुए देखा जा सकता है। हालांकि हाल ही में हुए कुछ शोधों के जरिए जीव वैज्ञानिकों के एक समूह ने यह भी दावा किया है कि साइबेरियन बाघ और भारतीय बाघ असल में एक ही उपप्रजाति है। अब तक ये माना जाता रहा है कि बाघों की 6 अलग अलग उपप्रजातियां हमारी पृथ्वी पर निवास करती है, किंतु बर्लिन में बाघों के विभिन्न उपप्रजातियों के बीच हुई एक रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में बाघों की केवल 2 ही उपप्रजातियां पाई गई हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने बाघों की हड्डियों और डीएनए पर की गई जांच के आधार पर यह दावा किया है कि सुंदा टाइगर, सुमात्रन टाइगर और लुप्त हो चुके जावा एवं बाली टाइगर वास्तव में एक ही उपप्रजातियां रही हैं। वहीं भारत का बंगाल टाइगर एवं साइबेरियन टाइगर सहित अन्य सभी बाघ बाघों की दूसरी उपप्रजाति है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस शोध को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि अलग अलग इलाकों में रहते बाघों की उपप्रजातियां आपस में भिन्न हैं और वैसे भी दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने इलाकों में रहते बाघों को विशेष मानते आए हैं। इसलिए सभी देश अपने क्षेत्रों के बाघों का संरक्षण का भी प्रयास करते हैं। बाघों की प्रजातियों को सिर्फ 2 हिस्सों में विभाजित कर देने से उनके संरक्षण के प्रयासों में भी कमी आएगी, जिस कारण पहले से ही खतरा झेल रहे इस खूबसूरत और ताकतवर जानवर पर विलुप्ति का खतरा और भी अधिक बढ़ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।